नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब 9 अगस्त का जो है वो करंट अफेयर पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कामास टाइफून वाहन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है जिसे आईटीबीपी पर जो है शामिल किया गया है। अब ये क्या है, आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स। आप सभी को पता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके प्रमुख कौन है, इसके महानिर्देशक कौन है? राहुल रजगोत्रा। मैंने आपको पढ़ा रखा है और इसका फुल फॉर्म भी आप लिख लें। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स जो है उसके महानिर्देशक या प्रमुख या प्रधान हम जिसको बोले उनका नाम क्या है? राहुल रजगोत्रा। वो जो है भाई रूस। इसके ऑप्शन जो थे वो आपके सामने थे और इसका जो आंसर है भाई रूस। क्या है? कामास टाइफून वाहन। ये भाई किस देश ने बनाया है? ये रूस ने बनाया है और रूस के द्वारा जो है हमारी इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स को ये दिया जा रहा है और ये वहां पर तैनात होगा। तो ये कौन सा वाहन है, किस देश का वाहन है? रूस का। चलिए, तो उसका नाम क्या है? कामास टाइफून वाहन। आगे पढ़ेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, देखिए मैंने आपको बताया था को LAC के लिए मतलब सीमा के लिए जो है रूसी कामास टाइफून जो है मिलेगा। वो किस देश का है? वो रूस देश का जो है ये वाहन मिलेगा हमारे भारत को। वो भी किस फोर्स को मिलने वाला है? इंडो तिब्बत पुलिस जो है उनको ये मिलेगा। चंडीगढ़ में ये है अपनी वाहन बटालियन में टाइफून वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये जब वाहन मिला तो चंडीगढ़ में जो है इसका परीक्षण किया गया। तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। टाइफून के वाहन के बारे में हम देख लेते हैं। इसका विकास कामास की सहायक कंपनी रेमडीजल, इसको याद रखिएगा। रेमडीजल जो है ये कंपनी है, इसकी सहायक कंपनी है, मतलब ये रूस की एक कंपनी है और किसकी? कामास की एक सहायक कंपनी है, उसी ने जो है इसका निर्माण किया है। कामास टाइफून, इसको रट लो और रूस संबंधित कर लो। कामास टाइफून रूस भारत। भारत में भी किसको संबंधित कर लो कि इंडो तिब्बत सीमा पुलिस। चलिए, इसे बारूद सुरंगों के उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं उसमें सैनिकों और सैन्य माल को सुरक्षित परिवहन, देखो इनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। हम क्या इनमें टाइम वेस्ट कर देते हैं ये चीजें पढ़ के। तो आपको खुद समझना है कि ये क्यों। देखो, उसमें भंडारण करेंगे। जैसे अगर इसमें इमेज होगी तो मैं शायद आपको बता पाऊँ। इसमें इमेज नहीं है। जैसे मिलिट्री कार नहीं होती बड़ी, थोड़ी भारी भारी मोटे मोटे टायर और उनका जो कलर होता है वो खाकी से कलर का होता है। उसमें स्टोरेज ज़्यादा है उस वाहन में। आप बहुत सारा, अगर कहीं आप लोग बाग बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा कहीं जाना पड़ा तो उसमें आप जा सकते हैं। उसमें खूब सारी मिसाइल रख सकते हैं। तो उसमें स्टोरेज ज़्यादा है और कहीं ना कहीं और भी सुविधाएं हैं क्योंकि रूस ने बनाई है। रूस तो आप जानते हो कितना पहुंचा हुआ देश है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ सकते हैं। नॉर्मल बारूदों के सुरंग और जो है ये इन चीज़ों का जोखिम से बचाना। कमांड पोस्ट वाहन है ये। एम्बुलेंस का भी काम कर सकती है, लॉजिस्टिक सहायता। तो ये सब चीजें आप पढ़ लें। बस मेन पॉइंट आपको याद रखना है, कॉपी में आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि जो है भाई ये जो रूस के द्वारा कामास टाइफून वाहन बनाया गया है और वो भी कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? रेमडी जल कंपनी के द्वारा बनाया गया है और हमारे भारत को वो प्रदान किया गया है। और भारत में भी कौन सी सीमा बल को ये प्रदान किया गया है? इंडो तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स को ये प्रदान किया गया है। इसके प्रमुख का नाम क्या है? राहुल रजगोत्रा। बस इतना सा याद रखना है और कुछ याद आपको नहीं रखना है। चलिए, अब क्या है भाई? रूस की राजधानी का नाम क्या है? मास्को। और मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। ये तो रट गया होगा आपको। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो सैन्य अभ्यास उनके हैं इंद्रा एविया इंद्र। ये दो अभ्यास हैं। कौन से सैन्य अभ्यास हैं? क्या नाम है? इंद्रा और दूसरा है एविया इंद्र। भारत के साथ समझौते, इनको तो आप रट लो क्योंकि भारत के साथ जो रूस के समझौते हैं उनका नाम क्या है? S-400, AK-203 असॉल्ट राइफल। इनको आप याद कर लो और आपको याद भी होंगे। अब इसमें जो है प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिख रहा है रूस का, तो इनका नाम क्या है? मिशुस्टिन, मिखाइल मिशुस्टिन। ये आप लिख लीजिएगा और नहीं तो आपने पहले भी इसको लिख रखा होगा। रूस के उपग्रह के टूटने के बाद ये वही पॉइंट है जो आपको याद है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें यातायात को खतरा है। रूस का एक उपग्रह है, उनने लॉन्च किया और वहां पे जाके है वो क्षतिग्रस्त हो गया। उसके कारण जो है ये अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है वहां का जो रास्ता जो है अवरुद्ध हो गया है। अब दूसरे यान जाएंगे तो वहां कहीं ना कहीं
उनको तकलीफ होगी ऐसा मानना है। रूस देश भारत के शीर्ष तेल आपूर्ता, ये आपको पता है कि हमारा भारत जो है तेल की आपूर्ति रूस से करता है, और मित्र जो है भारत और रूस जो है बहुत अच्छे मित्र हैं। आपने कभी भारत जब राष्ट्रपति आए हो रूस के और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से अगर आपने उनका मिलाप देखा हो तो बहुत ही अद्भुत होता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी विदेश नीति तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब जो आप देख रहे होंगे उन अभी हमने कल परसों एक क्वेश्चन पढ़ा है कि पूर्व की तरफ देखो, उनकी एक नीति है जिसमें हमने फिजी पढ़ा, न्यूजीलैंड पढ़ा और तिमोर लेस्टे पढ़ा। ये देश जो कम संख्या वाले हैं और इनमें जो है ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ पर आर्थिक, सांस्कृतिक, बाकी सब चीज़ें जो है उनसे संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप माइंडसेट आप उनका देख सकते हैं कि हम कितने देश अपने साथ मिला सकें, और कहीं ना कहीं हमको तो फायदा हो ही रहा है आर्थिक रूप से। चलिए, ब्रिक्स गेम 2024 का जो आयोजन जो है वो रूस में ही होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति 24 साल, ये पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आपको। और रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा और हटा चुका है, ये हमने पढ़ चुके हैं इसका भी। प्राइम मिनिस्टर जो है इनको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है हर देश का, जैसे हमने कल परसों पढ़ा, फिजी का भी उनको मिला है, भूटान का भी उनको मिला है और रूस का भी उनको मिला है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो भी कहाँ का, रूस का, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को मिला है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी को हराने वाला पहला पहलवान कौन होगा? चलिए, कौन बना है, इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। साक्षी मलिक, दूसरा है गगन नारंग, फिर है विनेश फोगाट, फिर है मनु भाकर। देखिए, मेरी शायद थोड़ा सा गला लग रहा है तो आपको शायद दिक्कत हो, आवाज प्रॉपर आ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसके ऑप्शन आपके सामने है और ये आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। पेरिस ओलंपिक अभी चल रहे हैं और इसमें जो हमारी विनेश फोगाट, उनके लिए दिल से सहानुभूति निकल रही है कि मतलब ऐसा ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो फाइनल में पहुंच गई थी और सिर्फ 100 ग्राम के कारण, 50 वेट पे वो खेल रही थी और 100 ग्राम अधिक होने के कारण जो है कुश्ती फाइनल में ओलंपिक में उनको हटा दिया गया। तो उन जैसी मनोस्थिति अभी शायद इसलिए बोलते हैं कि कभी भी हारना नहीं चाहिए जिंदगी कि किस मोड़ पे आपको कौन सा क्या चीज झेलनी पड़े। तो अब विनेश फोगाट के लिए ये बहुत बुरा दिन, लाइफ का सबसे बुरा दिन यही होगा। सबने सोच लिया था सिल्वर तो मिलेगा, चलो गोल्ड नहीं मिलेगा तो सिल्वर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक विजेता जापान की, अभी हमने पढ़ा यूई सुसाकी, जापान की ओलंपिक विजेता रही है, उनको हरा कर उन्होंने फाइनल में जगह ली थी। तो ये अपने आप में बहुत, हालांकि अभी भी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये फाइनल में पहुंचने वाली हमारी पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए इससे एक शिक्षा जरूर मिलती है, आप एक शिक्षा जरूर लें कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। यानी कुछ भी आप सोच रहे हैं ना, अभी चलो मान लो जैसे मैंने पीएससी की परीक्षा दी, मैंने उसमें प्री लिख दिया, मेंस लिख दिया और शायद इंटरव्यू में भी बैठ गई और इंटरव्यू में शायद 2 नंबर से बाहर रह गई, तो बस वही खेद इनको हो रहा है कि मतलब पहुंची गई थी, 1-2 नंबर से बाहर होना यानी ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है भाई, विनेश फोगाट। चलिए आगे देखेंगे, देखिए ये हमने पढ़ चुके हैं। विनेश फोगाट जो है राउंड 16 में जो है विश्व की नंबर 1, और जिसको हम पढ़ चुके हैं क्या नाम है, यूई सुसाकी। ये किससे है, ये आप याद रखेंगे, यूई सुसाकी जो ओलंपिक की चैंपियन है, उनका नाम यहाँ है यूई सुसाकी, ये जापान से संबंधित है, उनको ही हराकर ये फाइनल में पहुंची थी। और ये कितने वेट पर खेल रही थी कुश्ती में, 50 किलोग्राम पे जो है ये खेल रही थी, और सिर्फ इनका खेल कितने में हो गया भाई, 100 ग्राम अधिक होने पर जो है इनको फाइनल में नहीं खेला जाने दिया। तो ये और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना याद रखें। चलिए, और ये तो मैंने आपको लाइन पहले ही बता दी है, इसको तो आप अंडरलाइन करके आपको याद कर लो। विनेश फोगाट ओलंपिक कुश्ती में फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, वेरी मोस्ट, और इसको आप लिख लो। कुश्ती गेम में पहली महिला जो फाइनल में पहुंची है वो विनेश फोगाट हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी सूचना भी है और कहीं ना कहीं दुखद भी है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को किस देश के अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। चलिए बताइए, अंतरिम सरकार हमने पढ़ा है बांग्लादेश में जो है शेख हसीना का जो है शासन खत्म है, अब वो तो दर दर भटक ही रही हैं। तो नया जो अंतरिम सरकार बनाई है और उसके जो नेता हैं, और इसमें पूरा ऑल ओवर माइंड सेट जिसका रहा है, जिसको हम बोलेंगे माइंड ऑफ गेम,
तो उसको वो कौन रही है, सेना रही है। और उसके जो सेना के प्रमुख हैं आपको पता होगा, बकार, आपने सुना होगा वो बकार। हालांकि बांग्लादेश में तो पहले भी सेना का बहुत बार शासन हो चुका है, पर इस बार जो हम आंखों देखी देख रहे हैं तो ये बहुत बुरी स्थिति है बांग्लादेश की। चलिए, तो इसका जो आंसर है बांग्लादेश, और मोहम्मद यूनुस जो है ये अंतरिम सरकार के नेता बन गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और अभी जो मुद्रा है भाई बांग्लादेशी टका, और राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है उनके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना हटी गई हैं, अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो हमने पढ़ लिया है। चलिए, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे फालतू की चीजें, ये बस ये याद रखें, ये जो अभी प्रमुख बने हैं ये नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित हो चुके हैं। अभी मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि शेख हसीना के जाने के बाद हमारे लिए बहुत खराब स्थिति होने वाली है, आई थिंक, क्योंकि भारत की विरोधी बांग्लादेश में दो जो है पार्टियां हैं। अब वो दो पार्टियां जो हैं शेख हसीना के जाने के बाद वो उग्र होने वाली हैं, और हमारे भारत के साथ शायद संबंध अच्छे ना हो। और हम जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे पहले बांग्लादेश को 1971 के पहले, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इसको रहे तो बांग्लादेशी, पर हम इसके जो मायने हो जाएं, इसके जो नियम हो जाएं वो पूर्वी पाकिस्तान की तरह हो जाएं। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो इसके जो राष्ट्रपति का नाम क्या है, मोहम्मद बहाउद्दीन। चलिए, ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं खालिदा जिया, खालिदा जिया जो है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इनको शेख हसीना ने जो है जेल में डलवा दिया था, वो भी क्यों, क्योंकि जो है इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में इनको जेल में डलवा दिया। अब जैसे ही शेख हसीना गई तो इनको जो है वापस इनको जेल से निकाल लिया गया है, और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चलने वाली है, और इनके विपरीत एक और जो पार्टी है वो भी पाकिस्तान की। अब ये दो ही हैं, अब देखते हैं बांग्लादेश का क्या होने वाला है। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का जो है वो निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर है विश्व बैंक। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है विश्व बैंक। देखिए, ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर ये जो है हमारे भारत की एक परियोजना, वो किसके साथ मिलकर पूरी होगी, विश्व बैंक के साथ मिलकर पूरी होगी। वॉशिंगटन इसका जो है मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना हुई है 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो है की परियोजना का निर्माण किया। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना है वो हमारे भारत और विश्व बैंक की एक संयुक्त परियोजना है, जो है आपने इसकी स्थापना भी देख ली है कि क्या है। चलिए पढ़ेंगे, और ये सिर्फ 4 राज्यों में लागू हो रही है। कौन कौन से राज्यों में लागू हो रही है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट, इसको आप जरूर नोट डाउन करें कि यही जो योजना है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना, ये 4 राज्यों में लागू है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए, ये उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि सुरक्षा और जलवायु को जो है उचित रूप से उसको संयोजित करना, या फिर जो है उसको ट्रैक पर लाना। इसका एक अच्छे से तरीके से जो है हमने वर्ल्ड बैंक और भारत ने जो है इसको नियामक रूप से चलाने के लिए ये योजना लागू की है। विश्व बैंक की परियोजना, इसको याद नहीं करने की आवश्यकता, सिर्फ उसने जो है वर्ल्ड बैंक ने हमको कितने की सहायता दी है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है हमारे भारत को सहयोग इससे मिला है। राजमार्ग से ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका टारगेट क्या बनाया गया है, 2026 तक जो है ये योजना लागू की जा सके, या पूर्ण रूप से इसको संयोजित कर सके। आपको कितना सा याद रखना है, इसमें आप कितनी 4-5 लाइन लिखेंगे, आप सिर्फ इतनी सी लिखेंगे कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो है वो वर्ल्ड बैंक और भारत की संयुक्त रूप से एक परियोजना है। इसको जो है सिर्फ 4 राज्यों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, सुरक्षा और जलवायु को उच्चतम बनाना या अच्छा बनाना। और 4 राज्य कौन से हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखेंगे। 2026 तक जो है इसको पूर्ण करने का जो है हमने संकल्प लिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व बैंक की मैंने स्थापना बता दिया है, 1944 इसकी स्थापना है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, और जो अमेरिका वॉशिंगटन जो है इसकी मुख्यालय है। अब 5वां क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल के किस जल विद्युत परियोजना के लिए 5,792 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने है, सतलुज जल विद्युत निगम, दूसरा है एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, फिर है
NHPC लिमिटेड, बताइए इसका आंसर। चलिए अब ये किससे भाई, भारत ने नेपाल में जो है इतने रुपए का एक योजना बनाई है, वो भी किस परियोजना या निगम के लिए, उसका आंसर है सतलुज जल विद्युत निगम के लिए। चलिए भारत ने जो है भाई, देखिए बाकी कुछ याद मत करिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि हाइड्रो पावर जो है ये प्रोजेक्ट है। ये क्या प्रोजेक्ट है, मतलब जल से विद्युत बनाने का ये प्रोजेक्ट है भारत और नेपाल के बीच में। और अभी हमने देखा कि इसने कितने करोड़ रुपए मंजूर दिए हैं, भारत ने उनको अनुदान दिया है, वो कितना दिया है 5,792, कितना 5,792 करोड़ जो रुपए है वो नेपाल को दिया है सतलुज जल विद्युत निगम के लिए। ये एक परियोजना है, ये जल से बिजली बनाने की एक परियोजना है। चलिए बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखेंगे बस। चलिए अब नेपाल की राजधानी का नाम क्या है, काठमांडू। मुद्रा का नाम क्या है, नेपाली रुपया। और राष्ट्रपति जी का नाम क्या है यहाँ के, रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री का नाम है KP शर्मा ओली। प्रधानमंत्री को आप अच्छे से याद रखें। नेपाल कि हमारे आसपास जो देश जो हमसे टच हैं, हमारे भारत से जो देश लग रहे हैं, आप उनके प्रधानमंत्री आप जरूर से याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने किन नए स्थानों को मोर अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, आदि चुंगनगिरी फिर है, और इसके साथ एक और ऑप्शन है चूल न्यू अर्रर, फिर दूसरा ऑप्शन है सरिस्का और कानाकिसली, फिर है दोबारा आदि चुनगिरी, फिर काजीरंगा, चौथा ऑप्शन है बांधवगढ़ और पेरियार। और इसका जो आंसर है वो है पहला आंसर। इसका क्या आंसर है भाई, पहला। और ये जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर, कर्नाटक में स्थापित है। कहाँ पर, कर्नाटक। और ये कहाँ का है, केरल। बहुत बढ़िया, ये केरल का है और वो कर्नाटक का है। इन दोनों ही स्थानों को जो है मोर अभ्यारण्य के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार यानी हमारी भारत सरकार ने इन दोनों, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक का कौन सा है आदि चुनगिरी और दूसरा है केरल का चुन्नुअल जो है वो केरल का है, इनको मोर अभ्यारण्य के रूप में चुना गया है। अब देखिए मोर को जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था वो 1963 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। 1963 में मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। चलिए ये मैंने बता दिया है, ये कर्नाटक का है और ये केरल का है। अब आप ये और देख लीजिएगा कि 1981 में कर्नाटक के मांड्या जिले में जो है एक अभ्यारण्य स्थापित किया गया, उसके रूप में किया गया, हम उसकी ही बात कर रहे हैं। और ये जो है ये पक्षी अभ्यारण्य है। जो हमने केरल का अभ्यारण्य पढ़ा चुन्नूर अभ्यारण्य, वो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में वहां पर स्थापित है। बस इसको जो है हमने मोर अभ्यारण्य को घोषित कर दिया है। आप प्लीज बात नहीं करें, मुझे डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा गया है, आपदा जोखिम प्रबंधन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं वो किसने किए हैं, नागालैंड इसका सही आंसर है। चलिए अब ये पहला राज्य बन गया है, इसको आप नोट डाउन करें कि भारत का जो है ये पहला राज्य ऐसा करने वाला बन गया है, उसका नाम क्या है, नागालैंड। चलिए यह उद्देश्य जो है चरम घटनाओं पर काम करने, देखिए आपको ये इससे समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा कि आपदा जोखिम प्रबंधन, इसका मतलब क्या है, जब आपदा आए तो उसके हम बहुत अच्छे उपचार कर सकें, या फिर आपदा आने से पहले जो है हम उसका संकेत कर लें कि भाई अब ये वाली आपदा आने वाली है तो हमको क्या क्या सुविधाएं या जो है व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जिससे जो है वो आपदा का हम निपटारण कर सकें। और ये जो है भाई भारत का पहला ऐसा करने वाला ऐसा राज्य बन गया है। बाकी कुछ याद नहीं रखेंगे, इसमें एक बीमा टाइप का होने वाला है इस पूरी व्यवस्था में। तो एक बीमा टाइप का होगा, उसका नाम क्या होगा, जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान। इसमें जो हम काम कर रहे हैं इस परियोजना में जो है एक बीमा टाइप का होगा जिसमें अगर आपदा हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी सुविधा प्रदान हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नेफ्यू रियो, और राज्यपाल का नाम है ला गणेशन, और जिले कितने हैं 16। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त। बताइए इसका आंसर। चलिए
6 अगस्त नहीं, 7 अगस्त। 7 अगस्त को जो है 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। देखिए, आपने स्वदेशी आंदोलन का नाम सुना होगा, स्वदेशी आंदोलन का नाम सुना होगा। सभी लोग जो है 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के लिए माने थे। ये एक ऐतिहासिक डेट है। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन के लिए सारे लोग एकत्रित हो गए थे, इसलिए इस दिन को जो है हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आगे देखेंगे, देखिए 2015 में, अब इसको जो है 2015 से स्टार्ट किया गया इस दिवस को मनाने के लिए, और ये 7 अगस्त को हर साल जो है मनाया जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था 7 अगस्त 1905 में जो है ये देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का जो है सब सहमत हो गए थे, इसलिए इसको मनाया गया। चलिए, अब मुझे ये बताइए, सभी लोग, आपको याद तो होगा 1905 में जो है किसने बंगाल का विभाजन किया था? अभी तो सब पढ़ रहे हैं। हाँ, आपको तो याद होगा भैया, बहुत बताते हो। बहनों ने बता दिया। क्या क्या? शेख, बंगाल का विभाजन पूछ रही हूं, मैंने ये नहीं बोला कि बांग्लादेश की स्थापना किसने की। चलो, आप यही बता दो कि शेख हसीना के पिताजी का ही नाम क्या था। आप ये तो बता रहे हो बांग्लादेश के स्थापक बता रहे हो, तो उसका उनका नाम ही बता दो। चलिए, तो बंगाल का जो विभाजन किया वो किया कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने, और 1905 में इसका विभाजन हुआ और बहुत तरीके से विरोध भी हुआ था। और 1911 में जब चार्ल्स प्रथम आए थे, सर ने पढ़ाया, आपको तो याद बहुत अच्छे से होना चाहिए, और मैरी आए थे, तब उन्होंने जो है बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था और 1912 में जो है राजधानी कलकत्ता से लेकर दिल्ली बना दी थी। तो 1905 की बात चल रही है, इसलिए हमने इस पर बात की। तो ये अभी बना 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त को। नवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये तो आप सभी को पता होगा और इसके ऑप्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। चलिए, ये क्यों चर्चाओं में है? ये इसलिए चर्चाओं में है, बाघों की मृत्यु हुई है, और कितने बाघों की मृत्यु हुई है? वो हुई है 43 बाघों की मृत्यु हुई है। और इसमें जो रिपोर्ट दी गई है वो गलत रिपोर्ट दी गई है। कुछ शव मिले हैं बाघों के, उनके कुछ अंग नहीं है, अंगों को काट कर कोई ले गया और उसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं दी गई, इसलिए ये क्वेश्चन चर्चाओं में है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो ये तो आपको पता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो हमारे मध्य प्रदेश में है। बस इतने से याद रखें कि जो है ये टाइगर रिजर्व बनाया गया वो 1993 में इसको टाइगर रिजर्व की जो है पदवी दी गई। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है कि टाइगर जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको क्वेश्चन बन जाए कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर किसकी ज़्यादा अधिकता है या कौन से पशु के लिए जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप क्या नाम लेंगे? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बांधव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। 1993 में टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया, मध्य प्रदेश में ये स्थापित है। चलिए, देखिए, इसकी राजधानी मध्य प्रदेश, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव और जो है मंगू भाई छगन भाई जो हैं, भाई छगन जी, वो इनके राज्यपाल हैं। लोकसभा और राज्यसभा सीटें आपको पता है। और इसमें जो है ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता भी है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है 54वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है हमारे मध्य प्रदेश से। 54वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, उसका नाम क्या है? रानी दुर्गावती। और 53वां उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि उसका नाम क्या है। उत्तर प्रदेश का जो है हमारे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश से लिया गया है, उसका नाम आप मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। ग्वालियर को जो है संगीत शहर घोषित कर दिया है यूनेस्को ने। ये जो है सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में ही स्थापित है, और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पीएम मोदी ने एनीमिया के उन्मूलन के लिए एक योजना चलाई थी, स्किल सेल एनीमिया, ये शहडोल से शुरू की गई थी, इसको आप अच्छे से याद रख ले। लास्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जो आंसर, इसके ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक। बताइए इसका आंसर। और MS धोनी, बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है दिनेश कार्तिक। ये जो है दक्षिण अफ्रीका लीग A20 में जो है शामिल होने वाले एक खिलाड़ी है हमारे भारत के, उनका नाम क्या है? दिनेश कार्तिक। देखिए, अब इन्होंने जो है IPL से संन्यास ले लिया, आप लोगों को तो पता होगा।
ठीक है। इन्होंने जो है आईपीएल से संन्यास ले लिया है और इन दोनों ने जो है वो टी20 से संन्यास ले लिया है। एमएस धोनी जो है एसबीआई के एम्बेसडर बने हैं, ये भी आपको पता है। एसबीआई जो बैंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमएस धोनी। इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है, पर अभी जो हमारे जो आईपीएल वगैरह है अभी भी उनका एमएस धोनी जो है हिस्सा है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए कुछ पॉइंट हैं जो हम पढ़ चुके हैं, इसको रिवीजन कर लीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित होता है? वो होता है कर्नाटक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये भी आपको पता है। और भाषाई आधार पर भारत का सर्वप्रथम जो राज्य है वो गठन हुआ था, उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ये देखिए कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? विलियम जोन्स। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी नागभट्ट प्रथम ने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है वो राज्य किस वर्ष में बना? इसको आप याद कर लो, 2000 में बना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जो है झारखंड की जो स्थापना 2000 में की गई थी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? ये आपको पता है कि गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, ये भी आपको पता है, एनी बेसेंट। चलिए देखिए, चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे। पर मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है आप उसका आंसर जरूर से कमेंट में दें।